हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अ हिस्ट्री ऑप्शन आंसर राइटिंग सीरीज, जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शन के जो टॉपिक्स होते हैं उनके पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ विदिशा अंडर शुंगास। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन की डिमांड है कि हमको पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पूछा है, मतलब विदिशा का लोकेशन क्या है, शुंगा पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस क्या थी, मिलिट्री इंपॉर्टेंस, ट्रेड इंपॉर्टेंस, डिप्लोमेसी, कल्चरल इंपॉर्टेंस है ना, और रीजनलाइजेशन से भी रिलेशन हमको बताना है ना। तो ये सब जो है हमको डिस्कस करना है। ठीक है, मतलब हमको प्रूव करना है कि वाई डिड विदिशा मैटर पॉलिटिकली। इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन, विदिशा सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बेतवा एंड बेस रिवर emerged as an important political, commercial, and cultural centers during the Shunga period. Its significance lay in connecting the Gangetic political core with Malwa and Western India, thereby reflecting the decentralized nature of post-modern state formation. ठीक है, तो विदिशा जो है प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में सिचुएटेड हमको देखने को मिलती है, सेंट्रल इंडिया में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ना, गैंजेटिक प्लेन में है और मालवा और वेस्टर्न इंडिया को कनेक्ट करती है, इसलिए विदिशा एक ब्रिज रीजन जो है वो बन गई है। मॉडर्न पीरियड में पॉलिटिकल ग्रेविटी बहुत स्ट्रांगली जो है वो पाटलिपुत्र के अराउंड थी। शुंगा पीरियड में विदिशा जैसे जो सेंटर्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ना इंडिकेट करता है कि पॉलिटिकल पावर अब मल्टीपल रीजन सेंटर्स के थ्रू ऑपरेट कर रही है ना। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में बात करेंगे। विदिशा सेंट्रल इंडिया में ऐसी जगह पर थी जहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में रूट्स कनेक्ट होते थे। ठीक है, गंगा वैली, विदिशा, मालवा, वेस्टर्न इंडिया, ये सब जो है कनेक्ट होते थे। इसलिए जो रूलर विदिशा को कंट्रोल करता था उसके पास मूवमेंट और कम्युनिकेशन रूट्स पर एडवांटेज था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे विदिशा के पास में एक बेस नगर था जहाँ पे हेलियोडोरस का पिलर है। ठीक है, ये सिर्फ ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है बट कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ में पॉलिटिकल कंट्रोल और रीजनल इन्फ्लुएंस भी दिखाते हैं। ठीक है, सेकंड इज शुंगा सेंटर। विदिशा जो है शुंगा सेंटर भी बना। विदिशा सिर्फ एक कमर्शियल सिटी नहीं था, शुंगा पॉलिटिकल नेटवर्क में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो देखने को मिलता है ना। पाटलिपुत्र और विदिशा का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र ईस्टर्न या गैंजेटिक पॉलिटिकल कोर को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि विदिशा जो है वो सेंट्रल इंडिया को पॉलिटिकल जोन हम मानते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि शुंगा पावर प्योरली पाटलिपुत्र सेंट्रिक नहीं थी। अग्निमित्र का कनेक्शन देखने को मिलता है। मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र का विदिशा से एसोसिएशन मिलता है, इसलिए विदिशा को शुंगा पीरियड हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रीजनल सीट के रूप में जो है देखा जाता है। पाटलिपुत्र से लिंक क्या ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलती है हमको, है ना। शुंगा के टाइम पाटलिपुत्र विदिशा दोनों इंपॉर्टेंट थे। इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ईस्ट को जो है सेंट्रल इंडिया से कनेक्शन हमको देखने को मिलता है, यानी विदिशा ने शुंगा स्टेट को जोग्राफिकली इंटीग्रेट करने में हेल्प की। वेस्टर्न एक्सेस हमको देखने को मिलता है ना। विदिशा का कनेक्शन मालवा से था। मालवा का इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर, ट्रेड रूट्स, वेस्टर्न इंडिया से कनेक्शन में हम देख सकते हैं। सो विदिशा कंट्रोल करना मतलब वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया रूट्स तक एक्सेस लेना, तो इट वॉज गेट वे टू मालवा, है ना। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। मिलिट्री इंपॉर्टेंस वॉज ऑल्सो देयर। हाउ? अब ज्योग्राफी को मिलिट्री डायमेंशन दो। अगर कोई सिटी मेजर रूट्स पर है तो ट्रेड के लिए यूजफुल है, आर्मी मूवमेंट के लिए भी यूजफुल है। शुंगास को वेस्टर्न फ्रंटियर और एसेंशियल इंडियन पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस करने थे, देयरफॉर विदिशा सर्व्ड एज अ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन। ठीक है, इकोनॉमिक हब की तरह इट सर्व्ड। पॉलिटिकल पावर सिर्फ आर्मी से नहीं चलती है, स्टेट को रेवेन्यू, मर्चेंट, मार्केट्स, कम्युनिकेशन चाहिए। विदिशा इंपॉर्टेंट ट्रेड नेटवर्क के बीच सिचुएटेड थी, इसलिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ में पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलती है। विदिशा कमर्शियल सिग्निफिकेंस स्ट्रेंथेंड इट्स वैल्यू एज अ पॉलिटिकल सेंटर। ठीक है, कल्चरल सेंटर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। पॉलिटिकल प्रेस्टीज, विदिशा के सराउंडिंग रीजन्स में मेजर बुद्धिस्ट साइट्स देखने को मिलती है, स्पेशली सांची डेवलप्ड, है ना। विदिशा रीजन अब पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप दोनों था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एंशियंट इंडिया में पॉलिटिकल सेंटर्स ऑफन कल्चरल पेट्रोनेज सेंटर भी होते हैं, इसलिए कल्चरल डेवलपमेंट पॉलिटिकल प्रेस्टीज को स्ट्रेंथन करता है। डिप्लोमेटिक इंटरफेस भी देखने को मिलता है यहाँ पे। कैसे? सबसे हाई वैल्यू फैक्चुअल एग्जाम्पल है हेलियोडोरस पिलर, जो कि बेस नगर में है। हेलियोडोरस एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर था। ही केम फ्रॉम द कोर्ट ऑफ एंटीआलकिड्स एंड वाज एसोसिएटेड विद द शुंग रूलर भागभद्र। और इंस्क्रिप्शन में हेलियोडोरस हिमसेल्फ अपने आप को जो है भगवत यानी वासुदेव का डिवोटी जो है बताता है। इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि विदिशा सिर्फ इंडियन रीजनल सिटी नहीं था, इट वॉज अ डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट जोन बिटवीन इंडिया एंड इंडो ग्रीक पॉलिटिकल वर्ड्स। ये पॉइंट आंसर को इमीडिएटली
हाई लेवल बना देता है, ठीक है? यहाँ पे हमको रीजनलाइज़ेशन देखने को मिलता है, रिलीजियस प्लुरलिज़्म देखने को मिलता है। रिलीजियस प्लुरलिज़्म में अगेन आप हेलियोडोरस के पिलर की बात कर सकते हैं, है ना? भगवतिज़्म की बात कर सकते हैं और रीजनलाइज़ेशन में अब सारे पॉइंट के क्वेश्चन का कोर से जैसे है कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में विदिशा का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट पूछा है। अल्टीमेट आंसर ये है कि विदिशा के राइज़ जो है वो पोस्ट मॉडर्न रीजनलाइज़ेशन को दिखाता है। मॉडर्न मॉडल में पाटलिपुत्र सेंट्रिक हमको गवर्नेंस देखने को मिलती थी, यहाँ पे जो है पाटलिपुत्र विदिशा और रीजनल सेंटर्स देखने को मिलते हैं। देयरफॉर विदिशा इज़ नॉट मेरली अ सिटी, इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इस तरीके से हम इसका लिख सकते हैं। ना कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि Vidisha symbolized a geographical reorientation of postmodern power, while Patliputra remained important. Vidisha emerged as a complementary center connecting Gangetic heartland with Western India. Thus, its rise illustrates how Shunga political authority operating through multiple regional nodes rather than a single modern style imperial center, anticipating the decentralized political geography of early हिस्टोरिकल इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कंक्लूजन में हम बोल रहे हैं विदिशा इंपॉर्टेंट क्यों थी, बिकॉज ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, ट्रेड, डिप्लोमेसी सब कंबाइन हो रहे थे और अल्टीमेटली विदिशा जो है वो रीजनलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एविडेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द contribution of Shungas to the development of Buddhist art and architecture। ठीक है, डिमांड है यहाँ पे हमको जो है कंट्रीब्यूशन डिस्कस करना है और बताना है कि शुंगा पीरियड में बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। व्हाट वी हैव रिटन इन द इंट्रोडक्शन इज दैट द शुंगा पीरियड इज ऑफन एसोसिएटेड विद ब्राह्मणिकल रिवाइवल, yet it also witnessed a significant development of Buddhist architecture, sculpture, and narrative art. The major contribution are visible particularly at Barut and Sachi, where Buddhist monuments acquired elaborate railing, gateway relief and narrative representation। ठीक है, तो यहाँ एक apparent पैराडॉक्स है कि शुंगा जो है एक बोलते हैं कि वो ब्राह्मणिकल रिवाइवल के लिए जाने जाते हैं, पर भारूत और सांची जो है वो बुद्धिस्ट डेवलपमेंट का जो है एविडेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, है ना? ये भी मेंशन कर सकते हैं। स्तूपा एक्सपेंशन, सबसे पहले स्तूपा एक्सपेंशन, एग्जिस्टिंग जो मॉन्यूमेंट थे उनको बड़ा करा गया, एक्सपैंड किया गया। ठीक है, एग्जाम्पल वी हैव सांची स्तूपा। अशोकन पीरियड कोर को एनलार्ज किया गया और स्टोन आर्किटेक्चर एलिमेंट ऐड किए गए। सिग्निफिकेंस ये है कि शुंगा ने बुद्धिज्म को नेसेसरली डिस्ट्रॉय नहीं किया, इंस्टेड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कंटिन्यूड। बारूद डेवलपमेंट देखने को मिलता है, बारूद का स्तूपा शुंगा पीरियड में मेजर डेवलपमेंट देखता है। ठीक है, स्टोन रेलिंग्स वेदिका बनाई गई। वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये रेलिंग सिर्फ बाउंड्री नहीं थी, इट बिकेम आर्किटेक्चरल एंड नैरेटिव सर्फेस। यही शुंगा आर्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। नैरेटिव रिलीफ्स देखने को मिलते हैं। अब आर्ट का रियल रेवोल्यूशन देखिए, आर्टिस्ट ने बुद्धिस्ट स्टोरी को स्कल्पचर के थ्रू नरेट करना शुरू किया। जातिका स्टोरीज, बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज है ना, ये सब दिखाई गई, ये सब हमको देखने को मिलता है। एनिकोनिज्म देखने को मिलता है, बुद्धा जो है उनको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पीरियड में बुद्धा को जनरली ह्यूमन फॉर्म में डायरेक्टली डिपिक्ट नहीं किया जाता था। इंस्टेड सिंबल्स लाइक एम्प्टी थ्रोन, बोधि ट्री, फुटप्रिंट्स है ना, धर्म चक्र, ये सब दिखाए जाते थे और बुद्धा फिजिकली एब्सेंट थे लेकिन सिंबॉलिकली प्रेजेंट थे। दिस इज कॉल्ड एनिकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। तोरना ट्रेडिशन इस टाइम पे देखने को हमको मिलता है ना। बुद्धिस्ट सेक्रेड स्पेसेस इंक्रीजिंगली रिसीव्ड elaborate gateways. Later सांची तोरनाज also became important, famous। ठीक है, सांची का जो फेमस तोरण है वो लेटर जो है लेट इनिशियल शुंगा फेज से बाद का है ना। तो बाद में भी और उस टाइम पे भी हमको तोरना ट्रेडिशन देखने को मिलता है। वेदिका का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। वेदिका मतलब जो रेलिंग होती है जो कि सीक्रेट मॉन्यूमेंट के को सराउंड करती है उसको वेदिका बोलते हैं। भारत इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल, वहाँ पे वेदिका जो है वो इट इज अ सेक्रेड स्पेस जो है उसको डिफाइन करती है ना। एंड ऑल्सो डेकोरेटिव और नैरेटिव सरफेस भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके साथ साथ में डोनर इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Buddhist monument were not necessarily built only by kings. Inscription indicate contribution from monks, nuns, merchant, lay devotees, है ना। मतलब बुद्धिस्ट आर्ट हैड सोशल पेट्रोनेज बेस। फोक मोटिव्स देखने को मिलते हैं जैसे यक्षास, यक्षनीज है ना, ट्रीज, लोटस, ये सब। वाई दिस इज सिग्निफिकेंट, बिकॉज बुद्धिस्ट आर्ट ने लोकल और पॉपुलर विजुअल ट्रेडिशन को एब्जॉर्ब किया। सो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन के साथ साथ में लोकल आर्टिस्टिक वोकैबुलरी भी यहाँ पे शोकेस होती हुई दिखती है। नैरेटिव लोकलाइजेशन देखने को मिलता है, जाति का सीन में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस फिलोसफी नहीं है,
उनमें हमें एनिमल्स, ट्रीज़, सिटीज़, पीपल, है ना, प्रोसेशंस, आर्किटेक्चर, ये सब भी देखने को मिलता है। दस बुद्धिस्ट आर्ट बिकेम कनेक्टेड विद एवरीडे इंडियन विजुअल कल्चर। ठीक है? उसके साथ-साथ में आर्टिस्टिक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इसको कैसे देखेंगे? फाइनल पॉइंट है, मॉडर्न टाइम में पॉलिश्ड स्टोन और इंपीरियल मोन्यूमेंटैलिटी देखने को मिलती थी। शुंगा पीरियड में रिलीफ, नैरेटिव, डेकोरेशन, कम्युनिटी पैटर्नेज, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है? इस तरीके से हम जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर को समझा सकते हैं। अब हाउ वी कैन कंक्लूड दिस आंसर? द Shungas therefore contributed to a major transformation in Buddhist visual culture, from monument-centered architecture to a richly narrated sacred environment. Bharut and Sachi demonstrate the Brahmanical resurgence and Buddhist artistic flourishing could coexist, making the period an important bridge towards the sophisticated narrative tradition of later Indian Buddhist art. तो इस तरीके से जो है हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि शुंग का पीरियड जो है वो बुद्धिस्ट डिस्ट्रक्शन का नहीं, बल्कि बेटर इंटरप्रिटेशन ये है कि ब्राह्मणिकल रिवाइवल के साथ में बुद्धिस्ट आर्टिस्टिक कंटिन्यूटी भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है? क्या-क्या किया वो सब हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि शुंग आर्ट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम मॉडर्न मोन्यूमेंटलिज्म टू नैरेटिव एंड डेकोरेटिव बुद्धिस्ट आर्ट। सेम ही होगा, कुछ खास फर्क नहीं होगा, सेम ही कीवर्ड्स होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? या फिर पढ़ना है। नैरेटिव देख लिया, सिंबलिज्म हमने देख लिया, डेकोरेशन देख लिया था, सेंट्रल पेट्रोनेज ये वाला देख लिया था, पिलर में अशोकन पिलर आप वो पहले वाला देख सकते हैं, पॉलिश स्टोन। हाँ, तो मोर और लेस हमने करा हुआ है ये, है ना? तो ये जो है आप खुद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कान्वास की तरफ से आता है, ये जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। कान्वास पे क्वेश्चन है, क्या बोलता है? डिस्कस द सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरथ्रो ऑफ शुंगा एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कान्वा रूल। ठीक है? इसको हमको डिस्कस करना है। तो इंट्रोडक्शन में व्हाट वी हैव रिटन the Kanva dynasty succeeded the Shungas around 73 BCE, when Vasudev Kanva, traditionally described as a Brahmin minister, overthrew last Shunga ruler Devabhuti. The transition reflected the growing weakness of Shunga political authority and the continuing pattern of military and ministerial elites replacing declining dynasties in post-modern India. ठीक है? तो इसमें डिमांड क्या है? डिमांड थी हमको कि व्हाई शुंगा फेल एंड व्हाई कान्वा केम, ये बताने। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि लास्ट शुंगा रूलर जो देवभूति थे वाज़ ओवरथ्रोन बाय हिज मिनिस्टर, जो कि वसुदेव कान्वा थे, अराउंड 73-75 बीसी। पौराणिक सोर्स आर द मेजर सोर्स फॉर दिस ट्रांजिशन। ठीक है? शुंगा से कान्वास हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है? चलिए इसके जो है कुछ रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट इज अ डायनेस्टिक वीकनेस, है ना? पुष्यमित्र और अर्ली शुंगास कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर थे, बट की जो लेटर पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो हमको वीक देखने को मिलती है। ठीक है? रिजल्ट की सेंटर वीक हो गया। मिनिस्टीरियल पावर जो वसुदेव कान्वा जो है उनकी पावर बढ़ रही थी, है ना? तो कोर्ट ऑफिशियल्स जो हैं वो किंग बन जा रहे थे। दिस इज सिमिलर टू पुष्यमित्राज राइज, है ना? जो शुंगास ने किया था वही कान्वास ने किया। ठीक है? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। शुंगा स्टेट मौर्यन एम्पायर जैसा जाइंट एम्पायर नहीं था और रीजनल पावर्स स्ट्रॉन्गर हो रही थी। हेंस सेंट्रल अथॉरिटी इंक्रीजिंगली बिकेम फ्रेजाइल। ठीक है? लिमिटेड टेरिटरी देखने को मिलती है हमको इनकी। स्मॉलर टेरिटरी मतलब लेस रेवेन्यू, लेस मैन पावर और लेस स्ट्रेटेजिक डेप्थ। दिस मेक्स डायनेस्टी मोर वल्नरेबल। ठीक है? सक्सेशन इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। डायनेस्टी सर्वाइव्स व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग रूलर, उसके साथ-साथ में स्टेबल सक्सेशन हो और एलीट लॉयल्टी हो। ये कॉम्बिनेशन होगा तो ही डायनेस्टी जो है सर्वाइव करेगी। तो ये वीकनेस देखने को मिलती है। कोर्ट इंट्रिग्स, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि लेटर ट्रेडिशन प्रेजेंट्स देवभूति एज अ वीक और डीजेनरेटेड रूलर, है ना? बट यहाँ पे ये बताना है हमको कि लेटर लिटरेरी ट्रेडिशन पोर्ट्रेज देवभूति एज वीक while the actual political weakness of the late Shunga state is inferred from dynastic transition। इस तरीके से जो है हम इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट मिलिट्री वल्नरेबिलिटी देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं था, है ना? वंस रॉयल अथॉरिटी एक बार वीक हो जाती है तो मिनिस्टर और मिलिट्री एलिट्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दिस मेक्स कू पॉसिबल। ठीक है? रीजनल कंपटीशन देखने को मिलता है हमको यहाँ पे, है ना? सतवाहनास, इंडो ग्रीक लोकल रूलर्स, इन सब के बीच में जो है फ्रेगमेंटेड पॉलिटी देखने को मिलती है। एलीट लेजिटिमेसी, ब्राह्मणिकल कंटिन्यूटी है। कान्वास भी ब्राह्मण डायनेस्टी थी अकॉर्डिंग टू पुरानी ट्रेडिशन। So Kanva takeover didn't represent ideological revolution. It was new dynasty, similar elite culture। ठीक है? पॉलिटिकल कंटिन्यूटी देखने को मिलती है हमको, है ना? तो ये सब चीज़ें जो है हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है? मगध इनका कोड था, इनका भी कोड था। तो कंक्लूड कैसे कर सकते हैं इस आंसर को? वी कैन कंक्लूड कि द कान्वा टेकओवर वाज देयरफॉर बोथ डायनेस्टिक रेवोल्यूशन एंड अ सिम्पटम of deeper political fragmentation. It demonstrates that after modern imperial decline,
political authority increasingly dependent upon military and court elites, while dynasties became short-lived and territorially narrower. कानवा टेक ओवर को समझेंगे तो शिंगा डिक्लाइन के बाद में हमको जो मिनिस्टीरियल असर्शन है वो देखने को मिलता है, रीजनल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है. Therefore, it was both a dynastic replacement and evidence for post-modern political instability. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं. एग्जामिन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कानवा पावर इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड. ठीक है, तो नेचर बताना है कि पावर कैसी थी, एक्सटेंट बताना है कि कितनी टेरिटरी कंट्रोल करती थी. तो इंट्रोडक्शन में व्हाट वी हैव रिटन कानवा रूल अप्रॉक्सिमेटली फ्रॉम 73 to 28 BCE succeeding the Shungas and Magadhan region. Their political significance was limited in a territorial extent but important as an illustration of the regionalized and a transitional political order of post-modern India. ठीक है, तो अब इसको जो है हम लिखने की कोशिश करेंगे, है ना? फर्स्ट है मगधन बेस, टेरिटोरियल एक्सटेंट और पावर का नेचर बताना है, ठीक है? मगध जो है वो बेस था, कोर पावर रिमेन्ड ईस्ट, है ना? सो दे रिटेन्ड ओल्ड मगधन पॉलिटिकल ट्रेडिशन. लिमिटेड टेरिटरी थी, स्मॉलर देन द मॉडर्न एम्पायर, इवन स्मॉलर देन द कानवाज, ठीक है? इवन स्मॉलर देन द शुंगास, ठीक है? तो ये देखने को मिलता है. डायनेस्टिक कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, इंस्टीट्यूशन अभी भी सर्वाइव करें. ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी थी, ये देखने को मिलता है. 4 रूलर्स, काफ़ी शॉर्ट लिव्ड जो है हमको ये डायनेस्टी देखने को मिलती है, ठीक है? भूमिमित्र, वासुदेव के बाद में भूमिमित्र, फिर नारायण, फिर सुसरमन, ये देखने को मिलते हैं, है ना? तो छोटी डायनेस्टी देखने को मिलती है. रीजनल कॉम्पिटिशन भी इस टाइम पे जो है वो काफ़ी एक्टिवली देखने को मिलता है. वीक एक्सपेंशन था इनका, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी थी, इकोनॉमिक कंटिन्यूटी थी, पॉलिटिकल ट्रांजिशन भी जो है हमको देखने को मिलता है. सतवाहनास का राइज देखने को मिलता है रीजनल कॉम्पिटिशन में, ठीक है? तो ये सब जो है आप लिख सकते हैं. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में वी कैन राइट ये कानवा's power was therefore limited in geography but significant historically. They did not recreate modern imperialism. Instead, they represented the consolidation of a smaller Magadhan kingdom within an increasingly competitive political landscape. Their brief rule further illustrates the fragmentation and regionalization characteristic of postmodern India. ठीक है, तो कानवास की पावर को स्मॉल बट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट समझना चाहिए. दे डिड नॉट रिक्रिएट एम्पायर बट दे मेंटेन्ड अ मगधन रीजनल स्टेट ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंक्रीजिंग पॉलिटिकल प्लूरलिज्म. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शॉर्ट लिव्ड क्यों थी, है ना? कि जो हमारी ये जो कानवा जो डायनेस्टी थी वो शॉर्ट लिव्ड क्यों थी? तो देखते हैं ये इसमें जल्दी-जल्दी देख लेते हैं. नैरो टेरिटरी थी, मोनार्की वीक थी, शॉर्ट रेंज देखने को मिलता है, 4 ही रूलर देखने को मिलते हैं, रीजनल कॉम्पिटिशन है, मिलिट्री वीकनेस है, तो वही सारी चीज़ें हमको देखने को यहाँ पे भी मिलती है. सतवाहनास का एक फैक्टर यहाँ पे भी देखने को मिलता है. अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं. एक्सप्लेन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और एंड अचीवमेंट्स ऑफ शुंगास एंड कानवास. तो कंपेयर करना है, सीधा-सीधा इसमें कंपेयर ही करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुंगास एंड कानवास इमर्ज्ड सीक्वेंशियली इन द पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल लैंडस्केप. मतलब एक के बाद एक आए थे, पहले शुंगा आए थे, फिर कानवा आए थे. Both centered substantially in a Gangetic region. However, the Shunga possessed a comparatively stronger political military base, whereas Kanva represented a more restricted and short-lived Magadhan monarchy. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फाउंडेशन इनका पुष्यमित्र का कू था, यहाँ पे वासुदेव का कू था. ओरिजिन ये मिलिट्री कमांडर थे, ये मिनिस्टर थे. टेरिटरी में वाइडर था, ये मेनली मगध के अराउंड ही था. पॉलिटिकल सेंटर में पाटलिपुत्र और विदिशा, यहाँ पे मगधन कोर देखने को मिलता है. मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, कंपेरेटिवली लिमिटेड. एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट यवनास का देखने को मिलता है, यहाँ पे इतना विजिबल नहीं है. लेजिटिमेसी इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये भी ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी पोज करते हैं. ठीक है, कल्चरल रोल में भारूत और सांची देखने को मिलता है, इनके एविडेंस बहुत लिमिटेड है. इन्होंने तो पूरे 1 सेंचुरी तक रूल किया, इन्होंने काफ़ी कम रूल किए. ठीक है, हिस्टोरिकल रूल में यहाँ पे रीजनल कंसोलिडेशन और इनका फर्दर फ्रेगमेंटेशन हुआ इनके टाइम पे. ठीक है, तो ये इसी तरीके से हम जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, है ना? कंक्लूजन में वी कैन राइट हाँ, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस हैं. कानवास का सिमिलैरिटीज़ क्या, इमर्ज थ्रू एलीट ओवरथ्रो, ब्राह्मणिकल लेजिटिमेसी सिमिलर देखने को मिलती है, पोस्ट इंपीरियल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे थे और रीजनल जो है पॉलिटी जो है शो करते हैं. ये कुछ जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? द शुंगास एंड कानवा शुड देयरफॉर बी सीन एज अ सक्सेसिव स्टेज ऑफ पोस्ट मॉडर्न रीजनलाइजेशन. While the Shunga retained a greater military and territorial significance, the Kanva illustrate the further narrowing of Magadhan power. Together, they demonstrate the movement of imperial centralization toward competitive regional state formation.
ठीक है? यानी शुंगास ने रीजनल पॉलिटिकल ऑर्डर को एस्टैब्लिश या कंसोलिडेट किया, व्हेयरएज़ कान्वास जो है ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड ऑर्डर के अंदर रिलेटिवली नैरो मगधन अथॉरिटी जो है मेंटेन कर सके। ठीक है? इस तरीके से हम जो है इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो शुंगा एंड कान्वा रिप्रेजेंटेड अ प्रोग्रेसिव रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो इसी में वो जो अचीवमेंट्स उनकी जो भी हैं वो लिख देंगे। इंडो ग्रीक्स के साथ में कैसे पॉलिटिकल प्रेशर को देखा, है ना? कैसे कल्चरल असिमिलेशन देखने को मिलता है, मिलिट्री टेक ओवर के बारे में, टेरिटरी के बारे में, लोकल एलिट्स के बारे में, इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन और ट्रेड के बारे में आप लिख सकते हैं ना? आर्ट एंड कल्चर कैसे फ्लरिश हुआ, बुद्धिज़्म कैसे डेवलप हुआ, ब्राह्मणिज़्म कैसे डेवलप हुआ, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें यही होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है? तो आई बिलीव वी हैव कंप्लीटेड दीज़ क्वेश्चन्स, है ना? जो रिपीटेड होते हैं वो हम डिस्कस नहीं करते, जो हम खुद से लिख सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग से अभी, वो हम डिस्कस नहीं करते हैं, है ना? तो एनीवे दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपके लिए वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।